नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आपके लगातार बहुत सारे कमेंट और मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि अभी रेलवे में जो ALP की भर्ती निकली हुई है उसमें क्या मौजूदा रेल कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो क्या उन्हें कोई बेनिफिट स्पेशल मिलेगा, और वो NOC जो लेंगे NOC का दोस्तों क्या रूल है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हो, चाहे आप रेलवे में काम कर रहे हो, चाहे किसी और सेक्टर में काम कर रहे हो, आप SSC में वर्क कर रहे हो, बैंक में हो, या कोई PSU में काम कर रहे हो, तो दोस्तों आप जो है रेलवे का ये जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो, RRB ALP का। उसके लिए बस आपकी टर्म्स कंडीशन इतनी सी है कि आप दोस्तों लोअर पे ग्रेड में काम कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप लोअर पे ग्रेड में काम कर रहे हो, यानी कि ALP की जो भर्ती है वो 1900 पे ग्रेड की वैकेंसी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दोस्तों यहाँ पर 1800 पे ग्रेड में काम कर रहे हो, या फिर अगर आप 1900 पे ग्रेड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो 1900 पे ग्रेड में भी आपको दोस्तों NOC यहाँ पर मिल जाएगी सेम पे ग्रेड के लिए। ठीक है, लेकिन आप जो है अगर 2000 पे ग्रेड में काम कर रहे हो, 2400 पे ग्रेड में, 2800, 4200, तो दोस्तों आपको जो है आपका जो डिपार्टमेंट है या आपका एम्प्लॉयर है वो दोस्तों शायद आपको NOC नहीं देगा। रेलवे में तो आपको NOC नहीं मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आपको रेलवे का NOC जो रूल है उसके बारे में बताता हूँ। और देखिए, ये भी हम बात करेंगे कि मौजूदा रेलवे कर्मचारी हैं, अगर वो ALP का एग्जाम देंगे तो उन्हें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खोल रखा है RRB ALP का। यहाँ पर दोस्तों क्लियर लिख रखा है, कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोबेशन इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे और पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग यानी कि PSU में अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली टू द RRB ड्यूली इन्फॉर्म देयर एम्प्लॉयर। यानी कि कोई ऐसा कर्मचारी जो भले ही ट्रेनिंग में हो या प्रोविजन में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो, ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो अंडरटेकिंग है या रेलवे में भी काम कर रहा हो, वो दोस्तों ALP का फॉर्म ऑनलाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि उन्हें दोस्तों यहाँ पर जो है अपना जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आगे दोस्तों बता रखा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस एन NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ DV। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ALP का, उस टाइम पे आपको NOC आपको देनी पड़ेगी आपको एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर आपने उस टाइम पे NOC नहीं दी, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल। और अगर आपने NOC नहीं दी उस टाइम पे, तो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। आगे दोस्तों बता रखा है, कैंडिडेट शुड नोट दैट इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर बाय द RRB कंसर्न withholding permission to the candidate applying for appearing for the examination, their application candidature will be liable to be rejected or cancel। और यहाँ पर देखिए, अगर आपका कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर वहाँ से कम्युनिकेशन प्राप्त होता है कि आप NOC नहीं ले रहे हो, ठीक है, और आपने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया, और अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसको कोई दिक्कत है, तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। तो आप ये बात समझ गए कि आप दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको NOC लेनी पड़ेगी। अब चलिए NOC के बारे में बात करते हैं, NOC का रूल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि रेल कर्मचारी हैं, अगर ओपन कोटा से फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है वो ओपन मार्केट की RRB से निकली हुई, तो दोस्तों अगर आप पहले से ही मान लीजिए लेवल 1 में, जिसको आप ग्रुप D बोलते हैं, अगर ग्रुप D में किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो और अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं या ALP आपका बनने का सपना है, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रेलवे की तरफ से अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वैसे आपको फॉर्म भरना है, सेम वही प्रोसेस आपका होने वाला है। हाँ, मेडिकल के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आप रेलवे के अंदर पहले अपना मेडिकल करवा चुके हैं। तो अगर आपके मेडिकल को 2 साल 3 साल, वो रेलवे के ऊपर है, अगर नहीं हुए हैं तो आपका जो पुराना वाला मेडिकल है उसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, ये बेनिफिट होगा। बाकी तो आपको जो ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके समान ही कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी और कट ऑफ भी उनके समान ही जाएगी। अब यहाँ पर रेलवे में NOC के रूल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको NOC के रूल यहाँ पर दिखा रहा हूँ NWR के। देखिए, समय समय पर थोड़े बदलते रहते हैं, बाकी नियम आपके लगभग सेम है। तो यहाँ पर आप देखिए, उच्चतर पद और उच्चतर पे ग्रेड के लिए आवेदन करते समय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विभागीय अनुमति, यानी कि डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है, विभागीय अनुमति दे सकते हैं, या फिर आप दोस्तों रेलवे से परमिशन जो लेंगे उसके लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि ऐसे अराजपत्रित कर्मचारी यानी ग्रुप C वाले या ग्रुप D वाले जो दोस्तों आवेदन करेंगे, तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर कोई भी फॉर्म भरेंगे वो ओपन कोटा से या कैसे भी, तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर सूचना देना आवश्यक है और विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है, मतलब NOC लेना आवश्यक है। तो NOC के जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला,
कि जो आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में बैठने के कारण आपकी जो है प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। देखो प्रशासनिक कार्य का मतलब होता है, मान लीजिए एक स्टेशन पर 4 पॉइंट्समैन है और चारों के चारों यहाँ पर एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया और सेम डे उनकी अगर एग्जाम है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेशन पर कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं कि प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो। अगर चारों के चारों एग्जाम देने चले गए तो यहाँ पर कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि परीक्षा में बैठने के लिए प्रशासनिक कार्य जो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और न ही कार्य क्षमता प्रभावित होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर बता रखा है उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कर्मचारी को स्वयं का अवकाश लेना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका एएलपी का एग्जाम है तो आपको खुद को जो है यहाँ पर खुद की छुट्टी लेनी पड़ेगी, रेलवे आपको छुट्टी नहीं देगा खुद की। और यहाँ पर ये भी बता रखा है कि अवकाश स्वीकृति के लिए प्रशासन बाध्य नहीं रहेगा। यानी कि आपको जो छुट्टी देगी, ठीक है, उसके लिए आपका जो रेलवे है वो आपका दोस्तों सैंक्शन करने के लिए वो नहीं है, ठीक है, बाध्य नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको छुट्टी मिल ही जाएगी, ठीक है। नॉर्मल देखिए आपको छुट्टी मिल जाएगी एग्जाम देने के लिए, लेकिन रेलवे को आप बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपको छुट्टी चाहिए ही चाहिए। प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए इस हेतु वांछित अवकाश पर निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। यानी कि जो आपका लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वो यहाँ पर देखेगा कि आपकी छुट्टी देने से किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आ रही कार्य क्षमता पे, तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी। आगे बता रखा है कि परीक्षा में चयन होने पर कर्मचारी को उपयुक्त रिलीवर उपलब्ध होने पर ही कार्योन्मुक्त किया जा सकता है। यानी कि आपका सिलेक्शन अगर एएलपी में हो गया तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले रिलीव होना पड़ता है स्टेशन से, तभी आप एएलपी में ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर बता रखा है कि आपकी जगह जब तक कोई उपयुक्त रिलीवर यानी कि आपकी जगह दूसरा कर्मचारी नहीं आ जाता उस स्टेशन पर या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तब तक आपको यहाँ पर रिलीव नहीं किया जाएगा। आगे बता रखा है कि आपको जो एनओसी दी जा रही है यानी कि विभागीय अनुमति दी जा रही है वो कभी भी कैंसिल की जा सकती है, ठीक है। अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं या रेलवे को ऐसा लगता है कि आप एनओसी देकर गलती कर दी है, आप उसका कुछ गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, उसके नाम पे अनधिकृत एब्सेंट हो रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो एनओसी है वो दोस्तों रेलवे कैंसिल कर सकता है। आगे बता रखा है कि परीक्षा हेतु प्रदान की गई जो अनुमति है यानी कि एनओसी है वो समान पे ग्रेड के लिए मान्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हायर पे ग्रेड के लिए मान्य है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आपका जो स्थानांतरण है प्रशासनिक हित में कहीं भी किया जा सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बता रखा है कि विभागीय अनुमति लेने से निर्धारित प्रोफोमा यानी कि जो आपका फॉर्मेट दिया गया है उसको आपको भर के भेजना है और अंतिम तिथि से पूर्व देना आवश्यक है। यानी कि आपकी एएलपी की जो डेट रखी गई करंटली वो 19 फरवरी है, ठीक है। अभी अगर चेंज हो जाएगी तो अलग बात है, करंटली 19 फरवरी है, तो 19 फरवरी से पहले आपको दोस्तों एनओसी की जो एप्लीकेशन भिजवानी पड़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बाद में दी तो आपको एनओसी देने के लिए प्रशासन बाध्य नहीं होगा कि आपको यहाँ पर एनओसी मिले, ठीक है। इसकी बात को आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बात बता रखा है कि अगर आप एनओसी नहीं लेते हो रेलवे से, ठीक है, तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। टेक्निकल रेजिग्नेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं जिनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो आपको दोस्तों टेक्निकल रेजिग्नेशन रेलवे की तरफ से नहीं मिलेगा। एनओसी लेने से दोस्तों आपकी जो छुट्टियां हैं वो आपकी स्थानांतरित हो जाएंगी, पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट आपको मिल सकता है और कई चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं और एग्जाम दे लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। आप दोस्तों ज्वाइन तो कर सकते हैं लेकिन टेक्निकल रेजिग्नेशन जो है आपको नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों बता रखा है कि आपका जो निर्धारित परफॉर्मा है उसमें दोस्तों आपको एप्लीकेशन भिजवानी है और आपका जो भी इंचार्ज है उससे यहाँ पर फॉरवर्ड करानी है और आपका डीआरएम ऑफिस भिजवानी है। अन्यथा जो है अगर आप डायरेक्ट ही बिना उसको फॉरवर्ड किए भिजवा देते हो तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों बता रखा है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्राइवेट मतलब क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, बता रखा है कि यदि कोई कर्मचारी किसी प्राइवेट प्रतिष्ठान में किसी पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे रेल सेवा से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। संबंधित वर्ष में विभागीय अनुमति गणना आवेदन की अंतिम तिथि के वर्ष से की जाती है। देखिए आपकी जो एनओसी दी जाती है ना उनकी भी दोस्तों लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप जो भी एनओसी मांगोगे वो आपकी काउंट होती रहती है और आपको फिक्स एनओसी रेलवे के अंदर मिलती है। अब देखिए फॉर्मेट कुछ इस टाइप का है, इसको आप मैनुअली एप्लीकेशन में लिख सकते हो, जरूर नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि ये अजमेर का दिखा रहा हूँ तो हो सकता है आप अलग डिवीजन के होंगे। सिंपल पेपर पर इस प्रकार की एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। जो आपका डीआरएम है एस्टेब्लिशमेंट उसके नाम पे आपका डिवीजन विषय में आप लिख देंगे उच्च पद पे ग्रेड के लिए आवेदन करने और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विभागीय अनुमति यानी कि एनओसी लेने के संदर्भ में यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आपका पद नाम लिखेंगे, आपका लेवल कितना है पे 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल 1 2 3, ठीक है। आपका इंचार्ज यहाँ पर लिखेंगे, आपका ऑफिस जो है, ठीक है, जैसे पॉइंट्स में है तो यहाँ पर लिख देंगे SS और साइड में लिख देंगे स्टेशन का नाम,
या ट्रैक मेंटेनर है वो लिख देंगे SSC, ठीक है, और उसका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से भरेंगे और नीचे आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। इसमें कुछ काम की चीज़ मैं आपको बता दूँ, कार्यस्थल में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, वर्कशॉप, स्टेशन है तो स्टेशन, वहाँ पे आप लिखेंगे नियुक्ति तिथि, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आ जाएगी। आपने अब तक इस वर्ष में कितने एनओसी ले चुके हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। और आपको दोस्तों उस परीक्षा का जिक्र बताना है जिसके लिए एनओसी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो यहाँ आपको भरना है पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप लिख देंगे ALP, ठीक है, RRB ALP वैकेंसी 2024। और इसमें आप वेतनमान पे ग्रेड लिखेंगे तो पे ग्रेड आप लिख देंगे 1900 पे ग्रेड की है। विज्ञप्ति आपको पता होना चाहिए, विज्ञप्ति का अभी नंबर है CN 01/2024, ठीक है। आगे है परीक्षा आयोजित कराने वाला संगठन, तो आपको पता होना चाहिए कि RRB करवा रहा है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19/2/2024 करंटली है, अगर चेंज हो जाती है तो आप देख लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ जो है यहाँ पर बता दिया है। फिर भी इसमें आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।